नमस्कार दोस्तों, आरएस के जो सिलेबस का एनालिसिस की जो सीरीज थी उसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इससे पिछली जो क्लास थी उसके अंदर ज्योग्राफी का जो सिलेबस था वो प्री और मेंस की सिलेबस उसका एनालिसिस किया था। आज जो है वो पॉलिटी का जो सिलेबस है आरएस के प्रीलिम्स का और मेंस का, यानी आरएस प्री और मेंस का जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक है उसको देखेंगे। और साथ ही मैं ये चीज़ भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पॉलिटी का सिलेबस जो प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से आप एक साथ तैयार कर सकते हो। और दूसरी चीज़ इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है ना पॉलिटी के, उसको आपको आपके जो पॉलिटी का सिलेबस है उससे किस प्रकार से जोड़ सकते हो ताकि आप इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको फाइंड कर सके, या फिर कि आपके पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो चीज़ भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बेसिकली इसके अंदर देखो ये आपका पॉलिटी का सिलेबस है और प्री का सिलेबस पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आरएस प्री का जो है पॉलिटी का, ठीक है ना। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं आरएस प्री पॉलिटी सिलेबस, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि भाई जो पॉलिटी का सिलेबस है ना वो क्या है, पॉलिटी का जो सिलेबस है उसको समझना है, उसके अंदर कौन कौन से जो है आपके टॉपिक्स हैं, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि प्री और मेंस का जो सिलेबस है ना, प्री और मेंस का जो सिलेबस है ना वो कौन कौन सा है। इसके अलावा जो प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है ना, उनको आपको पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनको आप पॉलिटी के जो सिलेबस है उसके किस प्रकार से जोड़ सकते हो और किस प्रकार से उसका एनालिसिस कर सकते हो, वो चीज़ भी इसके अंदर हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि पॉलिटी का जो प्री का सिलेबस है ना वो कैसा है, और साथ साथ ये भी डिस्कस करता चलूँगा कि ये मेंस का टॉपिक है या प्रीलिम्स का टॉपिक है, यानी आपके आरएस प्री का टॉपिक है या मेंस का। तो आरएस प्री का जो सिलेबस है ना उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से पहला टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम। देखो प्री का जो सिलेबस है ना इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है। इसमें दो चीज़ लिखी हुई है, 1919 व 1935 का अधिनियम। कौन कौन सा, 1919 व 1935, ये दो अधिनियम है। लेकिन आपको पता है संवैधानिक विकास जो है वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से जो है वो संवैधानिक जो इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर दो अधिनियम 1919 और 1935 का अधिनियम लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बाद में जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर इसका 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम, ये जितने भी जो अधिनियम है ना वो भी अगर आप चाहो तो वो संवैधानिक विकास यात्रा के शुरुआत में जो अधिनियम है ना तो वो भी पढ़ सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में जो है प्रत्यक्ष तौर पे जो है वो भारत का जो शासन था ना वो जो ब्रिटिश रानी है या फिर राजा है, ये कहे कि हम जो ब्रिटिश साम्राज्ञी है ना उसके अधीन जो है वो शासन चला गया था। तो आप चाहो तो 1858 का जो अधिनियम है ना वहाँ से पढ़ सकते हो, 1858 के अधिनियम से। लेकिन जो मेरी राय यही है कि आप जो है वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहीं से आप जो है वो संवैधानिक विकास की पूरी यात्रा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बहुत बार ये होता है कि भाई ये जो 1858 से पहले के जितने भी जो अधिनियम पास किए गए थे ना वो बेसिकली कंपनी के संदर्भ में उनमें बातें की गई थी। किसी प्रकार से कोई जो पॉलिटिकल से रिलेटेड जो बातें हैं वो इसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन उसमें हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटी के अंदर पढ़ना चाह रहे हो तो आपको मेरी यही राय है कि आप 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से लेके जो 1773 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 का अधिनियम, फिर 1833 का अधिनियम, फिर ये अपना 1853 का, फिर 1858 का, फिर 1861 का, फिर 1893 का अधिनियम, फिर 1909 का, फिर 1919 और 1935 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम हैं। तो आप
आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पे ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन होता क्या है कि बहुत बार कभी कभी किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें उस टॉपिक को पूरा तैयार भी करना होता है। जो संवैधानिक विकास यात्रा है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो जहाँ से उसकी शुरुआत है उस चीज़ को हम समझ लें, ताकि वो टॉपिक अच्छे से हमारे समझ में आ सके। तो ये फर्स्ट टॉपिक था आपका 12 शासन अधिनियम। सेकंड आपका टॉपिक है, देखो कौन कौन सा इसके अंदर सिलेबस के अंदर आपके लिखा हुआ है। सेकंड टॉपिक की अगर आप बात करें तो इसके अंदर है संविधान सभा, भारतीय संविधान। ये जो टॉपिक कॉमन टॉपिक है ना, उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, संविधान सभा, ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की, इसको प्रकृति कह लो या फिर विशेषता ही कह लो, दोनों में एक ही शब्द है, एक ही इसका मतलब है। फिर है प्रस्तावना, ये तो सीधे टॉपिक है प्रस्तावना। इसके बाद में अगला टॉपिक प्रस्तावना या उद्देश्य। अब देखो ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये जो 1, 2, 3, ये तीनों टॉपिक आपके एक ही चीज़ से रिलेटेड। संविधान सभा, देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, संविधान सभा का गठन कब हुआ, उसकी संविधान सभा की कार्यवाही, जिसके अंदर आप उद्देश्य का प्रस्ताव, फिर संविधान सभा के अंदर जितनी भी जो समितियाँ थी, संघ समिति, मूल अधिकार समिति, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, जितनी भी जो समितियाँ थी उन समितियों के बारे में पढ़ोगे। और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली इसके अंदर पढ़ोगे। ये अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रकृति या उसकी विशेषता की, भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आपको, कि भाई भारतीय संविधान संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका, जितनी भी जो विशेषताएं हैं ना भारतीय संविधान की, वो आपको इसके अंदर पढ़नी है। फिर ये आपको पता है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना और उद्देशिका है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये प्रस्तावना और उद्देशिका की क्या उपयोगिता है, किस किस की बात की गई है इसके अंदर, सामाजिक आर्थिक न्याय, कौन कौन से उद्देश्य हैं उनकी बात की गई। तो वो प्रस्तावना के संदर्भ में वो जो आप संविधान की प्रस्तावना है जो टॉपिक है वो आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है। अगला टॉपिक है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, तीनों। देखो मूल अधिकार है, ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मूल ये कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लेख कह दो या फिर मूल कर्तव्य कौन से, मौलिक। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के जो मूल अधिकार है सारे जो आते हैं वो मूल अधिकार आपको डिटेल के अंदर पढ़ना। अच्छा एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, ये जो संवैधानिक विकास वाला जो है ना केवल आपके प्रीलिम्स के अंदर है, मेंस के अंदर नहीं है। तो आपको इसको प्रीलिम्स के लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना उसी प्रकार से आपको तैयार करना होता है। क्या कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, किसी भी एक अधिनियम के प्रावधान के बारे में पूछ लिया जाता है कि और फिर पूछा जाता है कि ये कौन से अधिनियम से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान सभा, ये संविधान की प्रकृति और ये संविधान की विशेषता और प्रस्तावना और उद्देशिका, ये आपके प्री और मेंस दोनों के अंदर है, प्री प्लस मेंस। तो इसको आपको जो टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों में है उसको आपको अच्छे से तैयार करना। क्यों? क्योंकि आपको है ना उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल के अंदर और थोड़ा उसको एनालिटिक वे में आपको इसको तैयार करना है, ताकि आपको जो है प्री का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें आप अच्छे से तैयार कर सको, और मेंस में जो है आपको उसका लिखना है तो उसको भी आप अच्छी तरीके से लिख सको, ठीक है ना। ये मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये भी आपके प्री प्लस मेंस दोनों के अंदर है, ठीक है ना। ये भाग 4 के अंदर और ये भाग 4 का के अंदर जो है, तो ये नीति निर्देशक तत्व आप राज्य व्यवस्था पढ़ोगे तो बेसिक बिल्कुल सीधा टॉपिक है। इन टॉपिक को आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। जहाँ समझाने की जहाँ डिमांड होगी ना वहाँ मैं आपको समझाता हुआ भी चलूँगा, ठीक है ना। बाकायदा एग्जैक्ट जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है ना वो चीज़ मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगला जो है आपका है टॉपिक ये संघीय ढांचा। अब संघीय ढांचा क्या होता है वो चीज़ आप देखो समझ लो। अगर आप चाहो तो उसको साथ साथ नोट भी करते हुए चलना कि भाई कौन सा टॉपिक हमारे प्री में है, कौन सा टॉपिक हमारे मेंस में, और कौन से जो प्री और मेंस दोनों में है। ये उस टॉपिक के पीछे एरो खींच के आप आराम से लिख भी सकते हो। अगला टॉपिक है संघीय ढांचा। अब संघीय ढांचा का क्या मतलब होता है?
संघीय ढांचा, भारतीय संविधान के जो भाग है ना 11 और 12, इसमें भाग मुख्य रूप से भाग 11 के अंदर जो है वो प्रशासनिक और विधायी शक्तियों के बारे में बात किया गया संघ और राज्यों के अंदर, जिसके अंदर अनुच्छेद जो है वो 245 से लेकर 263 तक संविधान का जो संघीय ढांचा है उसके अंदर भाग 11 और 12 के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें 11 के अंदर जो विधायी और प्रशासनिक जो शक्तियाँ हैं ना संघ और राज्यों के बीच में, उसके बारे में बात की गई है, और 12 के अंदर आर्थिक जो संबंध है ना केंद्र और राज्य के बीच में। संघीय ढांचे का बेसिकली मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं ना, जो संघात्मक संबंध है, उसका जो वर्णन संविधान के अंदर किया गया है। तो संविधान का भाग 11 और 12 आपको इसके लिए पढ़ना है, ताकि आपका ये संघात्मक ढांचा वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो सके, ठीक है ना। उसके बाद में चलते हैं संवैधानिक संशोधन। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के अंदर संशोधन किस प्रकार से होते हैं। तो संशोधन किस प्रकार से होते हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी है कि भाई कुछ संशोधन जो है वो, जब संविधान की विशेषता पढ़ोगे, जब आपको एक विशेषता ये की कि भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। क्यों है? इसकी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बहुत इजीली या फिर आसानी से जो है वो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके अंदर संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का जो है वो अनुसमर्थन या उनका समर्थन की भी आवश्यकता होती है, उनकी विधानसभाओं का समर्थन होता है ना। तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जैसे राष्ट्रपति के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जो प्रावधान है उनमें संशोधन करना होता है, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के जो है वो समर्थन की आवश्यकता होती है। तो जो भारतीय संविधान में संशोधन किन किन प्रकार से होते हैं, कौन कौन से संशोधन के प्रकार है, वो वाला टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान के बारे में, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान है, जिसमें अधिकांश बार जो है वो राज्य आपात जो अनुच्छेद 356 है, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। ये आपातकालीन प्रावधान जो है अनुच्छेद, ये देखो आर्टिकल 352 से लेकर 360 संविधान का जो भाग है ना, कौन सा 17, भारतीय संविधान का भाग 18 है, आपातकालीन 17 नहीं है, 17 तो राजभाषा है। संविधान का भाग 18 है जिसके अंदर आपात उपबंध है 352 से लेकर 360 तक, ठीक है ना। तो ये आपातकालीन प्रावधान कौन सा, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात के संबंध में कौन कौन से प्रावधान है, वो आप टॉपिक आपको पूरा डिटेल के अंदर इसके अंदर पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका जनहित याचिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन। तो जब सुप्रीम कोर्ट आएगा ना उस समय इस टॉपिक को डिस्कस करना होता क्या है कि बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर आगे पीछे टॉपिक दे रखे हैं, क्रम से टॉपिक नहीं दे रखे हैं कि भाई कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना, ये तीनों टॉपिक बेसिकली आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। तो इन टॉपिक को आपको एक साथ तैयार करना है, ठीक है ना। और ये इसी प्रकार से जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, जब मौलिक अधिकार पढ़ोगे फिर नीति निर्देशक तत्व पढ़ना, फिर उसके बाद में मौलिक कर्तव्य, तो तीनों टॉपिक के अंदर आपस के अंदर संबंध है, ठीक है ना। अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखो ये जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन है ना, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड टॉपिक है, तो उसके ऊपर अभी आएंगे हम। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, प्री का ही सिलेबस है, ठीक है ना, ध्यान रखना प्री का सिलेबस है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है भारतीय राज्य की प्रकृति। अब देखो जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, तो भारतीय राज्य की प्रकृति यानी क्या लिखा हुआ, भारत राज्य की प्रकृति, एग्जैक्ट भारत राज्य की प्रकृति। तो जब सब प्रस्तावना पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट में भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, भारतीय राज्य की प्रकृति जब प्रस्तावना पढ़ोगे, प्रस्तावना की उपयोगिता में आएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भारतीय राज्य की प्रकृति भी है। तो इसके बारे में आपको भी भाई समाजवादी राज्य क्यों है,
वो समाजवादी जो विशेषता है भारतीय राज्य समाजवादी प्रकृति है उसके बारे में पढ़ना है, पंथ निरपेक्ष प्रकृति है उसके बारे में पढ़ना है, लोकतांत्रिक प्रकृति है कि भाई यहाँ का जो शासन का अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है, उसका निर्वाचित होता है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित किया जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित किया जाता है। ये गणराज्य है, गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, जनता द्वारा निर्वाचित होगा। और लोकतांत्रिक का मतलब होगा जनता द्वारा उनको चुना जाना, लोकतांत्रिक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक भारतीय राज्य की प्रकृति की भाई भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में उसकी नीति के संबंध में किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप अनुमति नहीं है। कोई भी बाह्य राज्य जो है वो भारत के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी उसकी संप्रभुता अखंड है, वो भारत के संबंध में और भारत की विदेश नीति के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के बाध्य नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, ये चीज ठीक है ना। अगला टॉपिक है भारत में लोकतंत्र। कौन सा टॉपिक है? भारत में लोकतंत्र। अब देखो भारत में लोकतंत्र का कौन सा प्रकार है इसके बारे में आपको पढ़ना है कि भारत के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत के अंदर उदार लोकतंत्र है, भारत के अंदर समाजवादी लोकतंत्र है, या फिर भारत के अंदर एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय लोकतंत्र है, कि लोकतंत्र का कौन सा प्रकार भारत के अंदर प्रचलित है उसके बारे में पढ़ना है। और ये सारे प्रकार आपको पढ़ना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, उदार लोकतंत्र क्या होता है, समाजवादी लोकतंत्र क्या होता है, एक दलीय, बहुदलीय और द्विदलीय लोकतंत्र क्या होता है। तो जब 1990 का स्थिति थी ना भारतीय राजनीति के अंदर, ये कहा जाता है कि जो बार बार सरकारें बन रही थी और कर रही थी, तो यह उस समय बार बार जो है वो विवाद का विषय बन गया था कि भाई भारत की जो शासन की व्यवस्था है ना उसको संसदीय के बजाय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कर ली जाए या फिर उसको द्विदलीय लोकतंत्र के अंदर बदल लिया जाए, यानी कि ताकि जो है वो एक सरकार के स्तर के ऊपर स्थिरता बन सके। लेकिन बाद में जो है भारतीय मतदाताओं ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया और ये जो है वो गठबंधन की जो राजनीति है उसका उभार हुआ और एक स्थिर जो है वो शासन का सरकार या फिर शासन का गठन बन सका, शासन चल सका, ठीक है ना। तो भारत के अंदर लोकतंत्र है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये आपके प्रीलिम्स में ही है, ये भारतीय राज्य की प्रकृति विशेषताओं के अंदर भी आ सकती है और प्रस्तावना वाला जो टॉपिक होता है ना उसके अंदर भी आ सकती है। ये आपके केवल प्रीलिम्स में है, ठीक है ना, ये तो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। उसके बाद में आपका टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। तीसरा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, अब राज्यों का पुनर्गठन आपको पता 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग बिठाया गया था। उस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान के अंदर 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन किया गया था। तो वो सारी आपको जो टॉपिक है ना राज्य पुनर्गठन आयोग, उसकी सिफारिश है, फिर संविधान का 7वां संशोधन और उस संशोधन के बाद में संविधान में क्या क्या प्रावधान या फिर क्या क्या परिवर्तन किए गए, वो चीज़ें आपको अंदर इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है गठबंधन सरकारें। तो 1990 के अंदर भारतीय राजनीति के बाद में गठबंधन सरकारों का दौर आया था और वो गठबंधन सरकारें क्या होती है। जब ये राजनीतिक दल पढ़ोगे ना, राजनीतिक दल और गठबंधन सरकारें, ये दोनों टॉपिक जो है वो आपस में मिलते जुलते ही, ठीक है ना। ये आपके गठबंधन सरकारें व राजनीतिक दल, ये दोनों टॉपिक आपको एक साथ पढ़ना। गठबंधन सरकारें क्या होती है, जब सरकार का किसी एक दल का बहुमत नहीं होता तो फिर गठबंधन बना के सरकार का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो गठबंधन सरकार का टॉपिक है वो आपको पढ़ना। राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उनकी क्या क्या मान्यताएं होती है, राज्य स्तर के ऊपर या फिर क्षेत्रीय स्तर के ऊपर किसी दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान करने पड़ते हैं, वो क्या क्या योग्यता अर्जित करनी पड़ती है कि भाई कितनी सीटें चाहिए लोकसभा में, कितनी सीटें चाहिए विधानसभा में, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या मान्यता या फिर नियम है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय एकीकरण। ये टॉपिक देखो आपके आज़ादी के जस्ट बाद का टॉपिक है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर बेसिकली आपको जो जितनी भी रियासत है, सरदार पटेल और पीपी मेनन की जो है वो नेतृत्व के अंदर जो एकीकरण का काम चलाना है, वो वाला टॉपिक आपको अंदर पढ़ना है कि भाई किन किन रियासतों के एकीकरण के समय समस्या आई, फिर अधिकांश जो रियासतें उनका भारत के अंदर विलय हुआ। तो एकीकरण वाला जो है ना, भारत के अंदर देशी रियासतों का और रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेटेड भारत का निर्माण, वो टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं संघीय राज्य कार्यपालिका, संघीय एवं राज्य विधानमंडल एवं न्यायपालिका। अब ये पूरा जो लाइन है ना, ये इसका एक साथ मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको। केंद्र के स्तर के ऊपर कार्यपालिका, बेसिकली कार्यपालिका और विधायिका की बात है, केंद्र के स्तर के ऊपर और राज्य के स्तर के ऊपर। लिख नहीं रहा हूँ मैं, कार्यपालिका उस सिलेबस को एज इट इज पढ़ के मैंने बता दिया, कार्यपालिका व विधायिका। सेंटर के स्तर के ऊपर, स्टेट के स्तर के ऊपर, सेंटर के स्तर के ऊपर, स्टेट के ऊपर। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 5 है, जिसके अंदर जो राष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, फिर संसद के बारे में प्रावधान है। तो भाग 5 जो है ना, वो न्यायपालिका भी इसी इसका, और इसका अलावा न्यायपालिका न्यायपालिका, ठीक है ना, ये भी केंद्र के स्तर के ऊपर और राज्य के स्तर के ऊपर। अभी राज्य के स्तर का तो ऊपर जो उच्च न्यायालय है ना, उनके अलग अलग प्रावधान है। ये केंद्र के स्तर के ऊपर, इस केंद्र के ऊपर स्तर के ऊपर, इस केंद्र के ऊपर स्तर। भाग 5 के अंदर, संविधान के भाग 5 के अंदर आपको पता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का जो प्रावधान है ना, वो पूरे आपको पढ़ना है। यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उनकी शपथ, क्या क्या जो प्रावधान है ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी है। फिर संसद के जो संबंध में जो प्रावधान है वो आपको पूरे पढ़ने हैं। फिर जो सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 124 से लेके जो उच्च न्यायालय से रिलेटेड जो प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड, सॉरी उच्च न्यायालय से नहीं, उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय कह लो या फिर सर्वोच्च न्यायालय कह लो, उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो सारे प्रावधान आपको पढ़ने हैं। यानी बेसिकली भाग 5 आपको पूरा पढ़ना है भारतीय संविधान का। इसके लिए कौन सा भाग 5 पूरा पढ़ना है, भाग 5 जो है वो पूरा पढ़ना है। और इसके लिए राज्य के लिए भाग 6, राज्य के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति, फिर राज्य विधानमंडल, किस किस राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद भी है, वो सारी चीज़ें, फिर राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ, फिर उच्च न्यायालय के क्या क्या प्रावधान है। तो भाग 6 के अंदर जो प्रावधान पूरे किए हुए हैं वो आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है। ये टॉपिक पूरा आपसे जुड़ा हुआ है। यानी केंद्र के स्तर के ऊपर सरकार, राज्य के स्तर के ऊपर कार्यपालिका या फिर सरकार, केंद्र के स्तर के ऊपर विधायिका, जैसे संसद होगी, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य के स्तर के ऊपर विधान सभा है हर सब राज्यों के अंदर, और इसके अलावा कुछ कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें पढ़नी। और केंद्र के स्तर के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना, और राज्य के स्तर का उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स है, उनके बारे में प्रावधान क्या क्या है, वो सारी चीज़ इसके अंदर आपको पढ़नी है। अब ये जब न्यायपालिका के स्तर के ऊपर मैंने कहा था ना, अभी जो इससे पहले टॉपिक आया था जनहित याचिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन। तो जनहित याचिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन जो केंद्र के स्तर के ऊपर कि भाई जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो लोकहित का मामला है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जा सकता है। तो जनहित याचिका क्या होती है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि विधायिका अगर कोई ऐसा प्रावधान बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होते हैं, उसकी न्यायिक जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है, ठीक है ना। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो उच्च न्यायालय के संबंध के अंदर जो है ना, जब उच्च न्यायालय पढ़ोगे ना, उसी समय आपको जनहित याचिका न्यायिक पुनरावलोकन वाला टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में देखो राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ये जो तीनों चीज़ें ना, ये चीज़ें वापस रिपीट हो रही है आपके सिलेबस में, क्योंकि भाग 5 और 6 का मैंने डिटेल्स आपको डिस्कस किया। तो भाग 5 में आप राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रावधान भी पढ़ोगे, संसद से रिलेटेड प्रावधान भी पढ़ोगे, और सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड प्रावधान भी आप पढ़ोगे। तो ये तीनों चीज़ें आपके कवर हो गई। उसके बाद में ये विभिन्न आयोग के बारे में, जैसे निर्वाचन आयोग है, संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 300 जो है वो 24 से लेकर 300 कहाँ तक प्रावधान है, 324 से लेकर 329 तक के जो निर्वाचन के संबंध में प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है, अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त, फिर उनके संविधान के अंदर योग्यता, उनका चुनाव, उनकी जो है पदावधि, कितने वर्ष तक की वो आयु तक वो जो है सेवा के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। वो सारे प्रावधान आपको इसके अंदर पढ़ने, निर्वाचन आयोग, पूरा निर्वाचन आयोग आपको पढ़ना है। फिर ये केग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में जो संविधान में प्रावधान है वो आपको पढ़ना है। देखो फिर इसमें है आपके योजना आयोग, लेकिन योजना आयोग आपके मेंस में नहीं, मेंस में आपके नीति आयोग है। तो आप चाहो तो योजना आयोग के बारे में थोड़ा बेसिक सी डिटेल अगर पढ़ना चाहो तो, क्योंकि योजना आयोग को आपको पता है समाप्त कर दिया गया है, और उसकी जगह वो नीति आयोग का जो है वो
गठन कर दिया गया है। तो योजना आयोग से रिलेटेड कब कब क्या उसका नेचर, भाई वो संवैधानिक था, वैधानिक था, या फिर जो है वो कार्यकारी आदेश से गठित किया गया था, किस प्रकार का वो संगठन था, कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष था, कौन अध्यक्ष नहीं था, ठीक है ना, कौन उसके पदेन सदस्य होते थे, उसके बारे में आपको बेसिकली पढ़ना होता है। एक बेसिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद है, मुख्य सतर्कता आयुक्त है और मुख्य ये सूचना आयुक्त है, लोकपाल है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो ये जितने भी आयोग है ना, इनके सदस्य कितने होते हैं, इनका अध्यक्ष कौन होता है, इनके अध्यक्ष का नियुक्ति कैसे होती है, ये प्रावधान आपको बेसिकली इसके बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद में टॉपिक है आपका स्थानीय एवं स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज। तो पंचायती राज और स्थानीय शासन है ना, वो वाला टॉपिक आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है। संविधान के कौन से भाग के अंदर इसका प्रावधान किया गया है? संविधान के भाग 9 और 9A के अंदर, ठीक है ना। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये प्रावधान किए गए ना संविधान में, वो पूरे डिटेल के अंदर पढ़ना है। ग्राम सभा क्या होती है, ब्लॉक स्तर के ऊपर क्या होती है, जिला स्तर के ऊपर क्या होती है, उनमें उनका चुनाव कैसे होता है, उनके अंदर आरक्षण का क्या प्रावधान है, सदस्य कितने होते हैं, चुनाव प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें आपको ये स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज वाले टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। दूसरा है लोक नीति एवं अधिकार। इसके बाद में अगला जो है, इसमें देखो बेसिकली टॉपिक लेकर रखा है लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय नीति। तो भारत की जो राष्ट्रीय नीति है ना, भारत में बहुत सारी जो नीतियां बना रखी जिसमें लोक कल्याणकारी कार्य के, जैसे नीति निर्देशक को आप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भारत एक वेलफेयर स्टेट्स है, यानी कल्याणकारी राज्य है। उस कल्याणकारी राज्य के लिए जैसे बहुत सारी जो है वो स्कीम्स है, योजनाएं चलाई जाती है, ताकि जो है वो समाज के अंदर दलित, शोषित, पिछड़ित, जो वंश, जो भी व्यक्ति है, जो जाति है, उनका जो है वो मुख्य धारा में ला सके, उनका उद्धार किया जा सके। तो लोक कल्याण के संबंध में बहुत सारी जो नीतियां हैं ना, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, वो टॉपिक आपको पढ़ना है। बेसिकली ये टॉपिक के अंदर जो नीतियां अभी वर्तमान में जो है वो करंट में न्यूज़ में रहती है ना, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य के संबंध में ये नीतियाँ बनाई जा सकती है। अगला टॉपिक है विविध अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। देखो विविध अधिकार, और विविध अधिकार के अंदर जो है ना, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम जैसे राजस्थान का हो गया, तो वो कौन कौन से आपको अधिकार है, वो अधिकार इसके अंदर आपको पढ़ना है। और नागरिक अधिकार पत्र के अंदर भी आप ये है कि भाई सरकार ये नहीं कर सकती, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार है। तो नागरिक अधिकार के बंद के अंदर कुछ नियम होते हैं, वो नागरिक अधिकार के नियम कौन कौन से, वो नियम आपको बेसिकली इसके अंदर पढ़ने होते हैं। तो ये आपके पॉलिटी का जो प्री का जो सिलेबस है ना, ये हो गया आपके भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा इंडियन लेवल के ऊपर। अब राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान के लेवल के ऊपर आपको कौन कौन से टॉपिक है, बेसिकली वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, उसी चीज संदर्भ के अंदर वो चीज़ें आपको रिपीट करनी है। बस आपको मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के लेवल के ऊपर आपकी जो पॉलिटी, देखो राजस्थान के लेवल पे जो भाग 6 है ना, वो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना, संविधान का भाग 6, क्योंकि इसमें देखो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये जो चारों टॉपिक है ना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और उच्च न्यायालय, ये भाग 6 के अंदर कंप्लीट होंगे। यानी कि राज्यपाल हो गया, जो मुख्यमंत्री है वो हो गया, ये विधानसभा है वो हो गया, और हाई कोर्ट जो है वो ये हो गया। ये चारों टॉपिक आपके भाग 6 के अंदर कवर होंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिखा ताकि जो आप इजीली इस चीज़ को समझ सको। सिलेबस जब ये क्लास चल रही है, सिलेबस आपके पास जरूर रखना, ताकि आप मैं कौन सा टॉपिक बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ सको, ठीक है ना। उसके बाद में फिर राजस्थान के लेवल के ऊपर कौन कौन से जो आयोग है ना, उनके बारे में, जैसे आरपीएससी, आपको पता है आरएस का एग्जाम आरपीएससी लेता है, तो आरपीएससी के अंदर कितने सदस्य है, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना। तो आरपीएससी से जो रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। जिला प्रशासन के अंदर कौन कौन सा होते हैं, जैसे कलेक्टर, फिर उसके अंदर पटवारी, जब जितने भी जिला प्रशासनिक स्तर के ऊपर जो अधिकारी होते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है, कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, या फिर राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है ना। फिर है लोकायुक्त, फिर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। इन आयोगों के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है कि उनका संगठन कैसा है, उनके अध्यक्ष सदस्य कौन कौन क्या क्या है ये। और सेम वही चीज़ विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र और लोक नीतियाँ। तो राजस्थान की जो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम या फ्लैगशिप स्कीम्स, वो कौन कौन सी है, वो चीज़ आपको इसके अंदर पढ़नी है। ये विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, सेम वही चीज़ कि विधिक अधिकार के अंदर सूचना का अधिकार, राजस्थान का लोक सेवा गारंटी अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम,
तो वो चीज़ इसके अंदर पढ़नी है। और नागरिक अधिकार पत्र के अंदर जितने भी जो नियम है ना वो आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल बेसिक सीधे सीधे टॉपिक थे। तो ये आपका आरएस का जो प्री का जो सिलेबस है ना वो प्री का सिलेबस है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना उनका जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके प्रीलिम्स के लिए जो कौन कौन से टॉपिक जो है वो पॉलिटी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उनको क्या है कि आपके टॉपिक के साथ मैच कीजिए कि भाई केंद्र ये मुख्यमंत्री से रिलेटेड टॉपिक से कितने क्वेश्चन, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से रिलेटेड टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट से उनसे रिलेटेड टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके आरएस के अंदर प्री के अंदर 2013-16। तो उसकी बाकायदा टॉपिक लिखिए लाइन से और उनकी लिस्ट बनाइए कि किस टॉपिक से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यही काम आप जैसे केंद्र के स्तर के ऊपर हो गया कि राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो संसद है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका आप एनालिसिस कर सकते हो। ये जो टॉपिक मैंने बताए उनका लिस्ट बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और इन दोनों को आपस में मिलाइए और एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स का सिलेबस आज मैं डिस्कस कर लूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आरएस का जो पॉलिटी का जो मेंस का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हो। थैंक यू।